प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर ज़ोहर इलाही हाई स्कूल मणिगाम से। हम सोशल साइंस क्लास 10th का एक पार्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस है, उसमें चैप्टर 2 फेडरलिज्म डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इस चैप्टर के फीचर्स और टाइप्स पढ़े। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, यानी कौन सी चीज इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर ये समझेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। सो इट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ किसी जगह ये मेंशन नहीं है कि इंडिया इज ए फेडरल नेशन, बट मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडिया आर सिमिलर टू फेडरलिज्म। दैट इज व्हाई वी कैन से इंडिया इज ए फेडरल नेशन। यानी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मगर बहुत सारे फीचर्स फेडरलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलते जुलते हैं। यानी बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि फेडरल सिस्टम में होती हैं वो इंडिया में भी हैं। उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल नेशन। लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े, तो बहुत सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी वैसे ही है जैसे कि किसी फेडरल कंट्री में होते हैं। अगर हम फेडरलिज्म या फेडरल स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, और इंडिया में भी है, यानी कि सेंटर और स्टेट। फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स पे होता है, तो इंडिया में भी यानी सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं फेडरलिज्म में, तो इंडिया में भी है। डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स होता है, इंडिया में भी है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली मेंशनड इंडिया में भी है। फेडरल सिस्टम में सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन है, तो यहाँ पे भी है। किसी भी फेडरल स्टेट में अगर कोई कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करके उसको रिजॉल्व करती है। इंडिया में भी वैसे ही है। यानी बहुत सारे फीचर्स जो फेडरलिज्म में है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है। यानी इंडिया में भी वो फीचर्स प्रैक्टिस होते हैं। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात kरेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, तब यहाँ 2 टियर मीन्स 2 लेवल्स पे गवर्नमेंट थी, यानी सेंटर और स्टेट। थर्ड लेवल उस वक्त नहीं थी। थर्ड लेवल किसे कहते हैं? थर्ड लेवल हो गई पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी। सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी पूरी कंट्री की होती थी और स्टेट अपने स्टेट के कामकाज को देखती थी। इसके बाद 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई और एक और लेवल को ऐड किया गया जिसको हम लेवल 3 कहते हैं, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतस रूरल एरियाज के लिए और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन के लिए। आज की बात अगर हम करेंगे तो आज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और पंचायतस भी है। 2 टियर गवर्नमेंट किससे हम कहेंगे? 2 टियर मीन्स वो मैंने आपको पहले भी बोला, यानी कि सेंटर एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों लेवल्स के गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शंस अलग अलग स्पेसिफाई किए हैं। Jurisdictions of respective levels of government are specified in the Constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किन सब्जेक्ट्स पे या किन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी होगी, वो लॉज बनाएगी, और किन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉज बनाने की अथॉरिटी होगी, यानी कौन से लेजिस्लेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे और कौन से स्टेट के पास होंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 3 लिस्ट्स फ्रेम किए। वो 3 लिस्ट्स कौन कौन से हैं, और इन 3 लिस्ट्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। वो 3 लिस्ट्स हैं यूनियन लिस्ट, फर्स्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट। Union list includes subjects of national importance, defense, foreign affairs, banking, communication and currency. यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स मैटर्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में रखा गया। सेकंड लिस्ट कौन सी बनाई गई? स्टेट लिस्ट। State list contains subjects of state and local importance. Subjects of local importance in state, such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स रखे गए वो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। लोकल इम्पोर्टेंस के इश्यूज इस लिस्ट में रखे गए और इन सब्जेक्ट्स पे लॉज स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स रखे गए वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं, और स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स रखे गए, जो जो मैटर्स रखे गए, उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो लोकल लेवल के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकती है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके बाद एक और लिस्ट फ्रेम गई जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। कंकरेंट लिस्ट, थर्ड लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स टू बोथ the union government as well as state. concurrent list में जो सब्जेक्ट्स रखे गए वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस एंड मैरिजेस। इन सब्जेक्ट्स पे दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, मगर ज्यादा अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। दोनों गवर्नमेंट्स के पास किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की अथॉरिटी तो है, लेकिन किसी वक्त क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट या किसी इशू पे दोनों गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारा लॉ यहाँ प्रिवेल होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमारा ही लॉ इम्प्लीमेंट होगा। तो इस सूरत में लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिवेल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले ही स्पेसिफाई किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये तीनों लिस्ट्स के बारे में समझा होगा कि किस लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट किन सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती हैं, और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों के डोमेन में आते हैं। अब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके जहन में ये बात भी थी कि आने वाले टाइम में, यानी आफ्टर 30 इयर्स और 40 इयर्स कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह है। ये उस टाइम नहीं थी जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, मगर उनके जहन में ये बातें थी कि आगे ये चीजें आ सकती है। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम नहीं थी, मगर उनके जहन में थी कि फ्यूचर में कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते
ہے، جو کہ میں نے آپ کو بولا کمپیوٹر، سائبر لاز جو آج ہے، انٹرنیٹ، یہ اس ٹائم نہیں تھا۔ اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی مینشن کیا گیا کہ جو بھی نئے سبجیکٹس ان فیوچر ایڈ ہوں گے ان سبجیکٹس پہ لاز بنانے کی اتھارٹی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگی، اور ان کو ریزیڈیوری سبجیکٹس کہا گیا۔ ریزیڈیوری مینس ریمیننگ، جو بچا ہوا۔ اس میں وہ سبجیکٹس جو کہ یونین لسٹ، اسٹیٹ لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ میں نہیں آتے ہیں، یا جو کہ کانسٹیٹیوشن بننے کے ٹائم ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو اس میں رکھا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی چیپٹر کا ایک اور سب ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔